नमस्कार दोस्तों। आज डेली न्यूज़ डिस्कशन में कृषि और एमएसपी का इतिहास। तो साल 1943 में बंगाल में एक फैमिन आता है और जिसमें लगभग 38 लाख लोग मारे जाते हैं और हमारी भारत की आज़ादी 1947 यानी उसके 4 साल बाद मिलती है, यानी भुखमरी के साथ। उसके बाद 1944 में यानी अमेरिका जो है, हम अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, यानी हमारे पास जब सब कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग 1944 में अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको बोलते हैं PL 480 एग्रीमेंट, जिससे अमेरिका से हम लोग क्या कर सके, गेहूं जो है इंपोर्ट कर सकें। तो अमेरिका से गेहूं भारत में पोर्ट पे आता था तो उस समय के न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनती थी, यानी एक सांत्वना के रूप में इतना ज़्यादा व्यक्त किया जाता था कि बड़े बड़े लोग उसमें एक आर्टिकल लिखते थे कि भारत को गेहूं दिया जा रहा है, भारत को गेहूं दिया जा रहा है। तो भारत के पोर्ट पे जब गेहूं आता था तो उसमें हेडलाइन बनती थी। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो गेहूं भारत में दिया जाता था वो गेहूं सुअर के खाने लायक भी नहीं था, इतना गंदा था। और फिर साल आता है 1959। 1959 का वो साल था जब अमेरिका से एक जो है NGO भारत में आता है, कृषि से सुधार से संबंधित कुछ सुझाव देता है भारत में। और उसी सुझाव में से थे कई सारे सुझाव दिए, उसमें से एक सुझाव था MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों को जो क्या कहते हैं सपोर्ट दिया, यानी MSP दी जाती है, यानी एग्रीकल्चर सब्सिडी की शुरुआत होती है कब 1959 से। और उसके बाद भारत में जो है नए साल 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, जिससे क्या होता है भारत फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। और पंजाब जो भारत के पूरे लैंड का 1.53% है, टोटल प्रोडक्शन में उस टाइम जो है 70% था, यानी टोटल प्रोडक्शन के मामले में जो पंजाब था उस समय 70% गेहूं का प्रोडक्शन करता था। और भारत जो है नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर हो गया। और जो पंजाब है अभी जो स्थिति है उसकी, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पंजाब आने वाले 25 सालों में डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी वहाँ पे रेगिस्तान हो जाएगा। यानी फूड सब्सिडी से क्या लॉस हुआ, फर्टिलाइजर से क्या नुकसान हुआ पंजाब में, उसके बारे में हम समझते हैं। यानी क्या होता है, यानी हम पहले समझते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी, यानी हम समझते हैं पहले एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है, किसानों को क्यों देना जरूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडी होती है इंसेंटिव और असिस्टेंट जो सरकार किसानों को देती है, जिससे क्या होता है कि सप्लाई बढ़ सके, जिससे उन किसानों के क्या सके, इनकम बढ़ सके और फ्रूट ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ सके, और जो फसल किसान खेतों में उगा रहा है उसके कॉस्ट को मैनेज किया जा सके। फूड सब्सिडी कई प्रकार की होती है, यानी सब्सिडी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है फर्टिलाइजर सब्सिडी, एक होता है वाटर सब्सिडी, और एक होता है पावर सब्सिडी, एक होता है क्रेडिट सब्सिडी, और एक होता है इरिगेशन सब्सिडी, यानी सिंचाई पे जो हम सब्सिडी देते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे। इन सब के जानने से पहले ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में समझते हैं। जब हम भारत गुलाम था तो उस समय ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी भारत की कृषि को एकदम खत्म कर दिया था, यानी खराब हो गई, पैदावार कुछ भी नहीं होती थी। तो उससे क्या हुआ कि भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत के पास न बीज थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई क्या कहते हैं कि ऐसा कोई फसल थी कि जिससे हम पैदावार कर सके। तो ऐसे में भारत करता क्या, और 1960 में स्थिति बद से बदतर हो गई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। और 1965 में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जनता से अपील की कि भाइयों बहनों हो सके तो दिन में एक ही बार भोजन करें, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हुई। और फिर साल आता है 1965 जिसमें भारत में हरित क्रांति का जन्म दिया। और उस समय के जो है कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम, उन्होंने जो सुधार दिए उन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा था। एक दिया कि टेक्नोलॉजी, यानी जो है किसानों पर जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके बारे में उन्होंने फोकस किया, और मोटिवेशन यानी अवेयरनेस, इन दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, जिससे भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। और भारत जो है क्या कहते हैं खाने के लिए जो फसलें, मतलब जो फूड ग्रेन्स थे उसके बारे में सेल्फ सफिशिएंट हो सका। और इसके बारे में हम समझते हैं आगे कि भारत में सब्सिडी का कैसे दी जाती है, क्या उसमें रिकमेंडेशन है, क्या उसके नुकसान है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो उस समय के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, उन्होंने जो सुधार किए भारत में एग्रीकल्चर को लेके, तो वहीं से शुरुआत होती है। तो सी सुब्रमण्यम ने क्या किया था, सब्सिडी पर बीज पे सब्सिडी पहले देना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि भारत में जो है एक्सपोर्ट बढ़ा,
जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा तो जैसे जैसे समय बीता एक्सपोर्ट बढ़ता गया, तो उसमें क्या है सब्सिडी के दायरा भी बढ़ता गया है। आज की स्थिति में भारत सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकारों किसानों को प्रोवाइड कराती है। तो उसमें अब दायरा बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें अब पानी, बिजली और क्या कहते हैं सिंचाई, ये सब पे भी अब सब्सिडी देने लगी है। जिससे सरकार को चुनौती क्या है, जैसे सरकार के इसमें फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ता जा रहा है, यानी सरकार कमा कम रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है। यानी सब्सिडी देने से क्या हो रही है, जैसे फिजिकल डेफिसिट सरकार का बढ़ता जा रहा है। आज भारत में 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, एक है फर्टिलाइजर, एक है पावर पे और एमएसपी पे। फर्टिलाइजर, पावर, एमएसपी पे आज की सरकार 3 प्रकार की सब्सिडी भारत में दी जाती है। इसमें फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में क्या होता है कि हम लोग खाद पे जो सब्सिडी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एनपीके का जो अनुपात होता है 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन नीति आयोग का भी आंकड़ा आया है, उसमें भारत में जो है क्या कहते हैं कि सब्सिडी देने के कारण क्या हो रहा है कि किसान खाद को ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, और उसका आंकड़ा ये है कि अभी एनपीके का जो वैल्यू है इसमें 8:2:1 हो गया है। जिससे क्या हो रहा है, किसान जो है फसल को, हम जब फसल क्या कहते हैं खाद को जब हम प्लांट पे छिड़कते हैं, उसमें से सिर्फ 70% ही, मतलब 30% ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, 70% और सिर्फ लैंड पे रहता है। जिससे क्या होता है, वो बार बार डालने पर उससे क्या होता है, लैंड में क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है कि एसिडिफिकेशन ज़्यादा, मतलब पीएच वैल्यू घट रही है, यानी क्या हो रहा है कि लैंड में क्या हो रहा है कि एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि डिजर्टिफिकेशन होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि खाद को ज़्यादा डालने से क्या हो रही है कि इसकी पैदावार में भी गिरावट आ रही है। और पंजाब हरियाणा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ज़्यादा हैं। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा लगभग कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं, और पंजाब से एक ट्रेन ही चलती है, मतलब कैंसर से संबंधित, ठीक है। और अगला है उसके बाद एमएसपी, उसके बाद पावर सब्सिडी है। पावर सब्सिडी मतलब ये है कि किसानों को जब पावर सब्सिडी दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, किसान क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। जिससे क्या होता है कि उसमें से क्या है कि पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है, और उसमें कंटामिनेटेड चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, यानी उसमें जो है उसका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या है कि सूखे के होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगला है एमएसपी। एमएसपी क्या हो रहा है कि भारत में ज़्यादा देने से क्या हो रहा है कि भारत में मोनोकल्चर बढ़ रहा है। मोनोकल्चर मतलब है कि अगर देखा जाए एमएसपी का 67%, एमएसपी का 67% सिर्फ चावल पे ही दी जा रही है, और किसान 67% चावल पे ही एमएसपी ले रहे हैं, यानी चावल ज़्यादा उगा रहे हैं किसान। और भारत में देखा जाए तो 2-3 फसल को ही उगाने पे ज़्यादा किसान फोकस रहते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सब फसलों से क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि भारत में मोनोकल्चर हो रहा है। जब तक फूड डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो कृषि की पैदावार नहीं बढ़ेगी। और क्या हो रहा है कि भारत में अगर पल्स देखा जाए तो हम 15% पल्स को भारत में इंपोर्ट करते हैं। अगर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए तो वो पल्स की ओर बढ़े, जिससे क्या होता है कि फूड का डाइवर्सिफिकेशन बढ़े, ठीक है। तो अगर हम चावल को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत में ही नहीं पूरे विश्व पानी का संकट छाया हुआ है। तो भारत को इस पे भी फोकस करना चाहिए कि कम से कम चावल को जो पैदावार है उस पर सरकार को एमएसपी तो बढ़ाए, लेकिन क्या है कि किसानों को प्रोत्साहन करके किसी और दिशा की ओर, जैसे पल्स है, इन सब पे फोकस करें, जिससे क्या हो कि क्या कहते हैं कि हम चावल को ज़्यादा पैदावार ना करें, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं सब्सिडी से होने के भारत में देने से सरकार का क्या कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, और सब्सिडी देने से सरकार में घाटे हो रहे हैं। चाइना और अमेरिका भी एमएसपी देता है, लेकिन वहाँ किसानों को एमएसपी देने के साथ साथ चाइना और अमेरिका में होता क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, यानी वहाँ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे फोकस किया जाता है। जिससे किसानों की न पैदावार में कमी होती है, ना वो ज़्यादा हर चीज़ को बहुत क्या कहते हैं वैल्यू के साथ दे डालते हैं। ऐसा नहीं है कि खाद पे एमएसपी है तो खाद को ज़्यादा डाल रहे हैं, हर चीज़ का मानक तय है। जिससे क्या होता है, अभी आप देखेंगे अमेरिका और चाइना में जो वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो सब हर मानक में उनका सही होता है। तो हम भारत को ही, मतलब भारत में जो है इस सब की सीख मिलनी चाहिए। अभी हाल में ही जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि वहाँ पे कृषि कोलैप्स करने के कारण वहाँ पे क्या हो गया कि पूरा भूखमरी जैसी स्थिति हो गई है, और जिससे सिविल वार हो गया। अभी हमारा पड़ोसी श्रीलंका, वहाँ पे भी देखेंगे आप सिविल वार जैसी स्थिति हो गई थी। वहाँ पे 100% डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ये छोटे देश हैं जो संभल गए, आईएमएफ से लोन लेकर ये देश तो संभल गए, लेकिन भारत 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे कृषि का जो स्ट्रक्चर अगर कोलैप्स करेगा
तो उससे बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी। सरकार को अभी अगर समय रहते अगर इस सब पे फ़ोकस नहीं करेगी तो आने वाले टाइम पे भारत में इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा संकट होगा, जिससे क्या कहते हैं कि भारत में सुधार की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को ये सब पे स्टेप लेना चाहिए और किसानों से ये अपील है कि जो है हर चीज़ को बहुत मानक तरीके से पैदावार करें। ठीक है, धन्यवाद।